नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंकित कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने जीएचपी कोचिंग में। और आज मैं फिर लेकर के आया हूं सेट नंबर 1 का पार्ट नंबर 2। ठीक है, तो देखिए जो हमारे पास 4 का क्वेश्चन था, मैं यहां से यहां तक करा चुका था पूरा। आज हम स्टार्ट करेंगे 4 का खा से। तो चलते हैं बिना ही देरी किए अपने क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 4 का हमारा खा कह रहा है किसी वैद्युत अपघट्ट के विलयन की चालकता एवं मोलर चालकता की परिभाषा दीजिए। फिर कह रहा है सांद्रता के साथ इनके परिवर्तन की विवेचना कीजिए। तो सबसे पहले हम परिभाषा जानेंगे। तो आपको आंसर डालकर सबसे पहले हेडिंग क्या डाल लेना है, चालकता। क्या डाल लेना है, चालकता। लिखना इसमें किसी चालक के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं, यानी कैप्पा। ठीक है, इसे कैप्पा से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिए यहाँ पर सूत्र क्या होता है, कैप्पा बराबर होता है 1/ρ। क्या होता है, कैप्पा बराबर 1/ρ होता है। ये आपको ध्यान में रखना है। जहाँ के क्या है, हमारा चालकता है, यानी कि मतलब कैप्पा जिसे कहते हैं। ठीक है, इसे कैप्पा बोलते हैं, ये ध्यान में रखना है। ये क्या है, चालकता है। रो क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध, यानी विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को ही क्या कहते हैं, चालकता कहते हैं। ये हमारी हो गई परिभाषा। अब देखिए मोलर चालकता की परिभाषा क्या है, एकांक आयतन की विशिष्ट चालकता को ही क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। देखिए लैम्डा एम बराबर होता है कैप्पा गुणे वी। क्या होता है, कैप्पा गुणे वी। इसी से परिभाषा बनी है, ये ध्यान में रखना है। इस सूत्र से इसकी परिभाषा बनी है और इस सूत्र से इसकी परिभाषा बनी है। ठीक है, एकांक आयतन, यदि आयतन क्या कर दो आप, एकांक कर दो, यानी v का मान अगर 1 मान लोगे तो ये जो हमारे पास चालकता है ना, ये विशिष्ट चालकता या चालकता इसी कहते हैं। कैप्पा को चालकता भी बोलते हैं, विशिष्ट चालकता भी बोलते हैं, या विशिष्ट चालकत्व भी बोलते हैं। ध्यान में रखिएगा, 3 नाम से जाना जाता है ये कैप्पा। तो ये अगर आयतन अगर 1 मान लोगे तो जो आपकी क्या बचेगी, विशिष्ट चालकता यही बचेगी। इसी को ही क्या बोल देंगे हम, मोलर चालकता। ठीक है, जब आप एकांक आयतन माने, एकांक आयतन की विशिष्ट चालकता, एकांक आयतन जब आप कर दोगे तो क्या बचेगी, आपके पास बचेगी विशिष्ट चालकता। ठीक है, एकांक आयतन की विशिष्ट चालकता को ही क्या कहते हैं, मोलर चालकता कहते हैं। ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी फिर जब आप ये मान लोगे इसका मान 1। ठीक है, इसे लैम्डा एम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर मैंने बता दिया था, v बराबर होता है हमारे पास 1000/c आ जाएगा। यहाँ पर ये हमारा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सूत्र हो गया। अब देखिए सांद्रता के साथ इनमें क्या परिवर्तन होता है, आप देख लीजिएगा यहाँ से। यह भी एक अच्छा क्वेश्चन था सांद्रता वाला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर लिखा है सांद्रता के साथ चालकता एवं मोलर चालकता में परिवर्तन क्या होता है। यदि सांद्रता घटेगी तो चालकता भी क्या होगा, घटेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। यदि सांद्रता घटेगी चालकता भी घटेगी, यही पूछ रहा था। ठीक है, क्योंकि कारण क्या, क्योंकि प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयन संख्या क्या होती है, कम होती है। आयन संख्या क्या होती है, कम होती है। यही कारण है, सांद्रता घटेगी तो चालकता भी घटती है। ठीक है, ये सांद्रता घटेगी तो तनुता बढ़ेगी, यही तो है। अब देखिए यहाँ पर क्या, सांद्रता घटेगी तो मोलर चालकता बढ़ती है, ये ध्यान में रखना है। सांद्रता घटेगी तो मोलर चालकता क्या होगी, बढ़ेगी। क्यों, कारण क्या, क्योंकि कुल आयतन बढ़ जाता है। कुल आयतन क्या होता है, बढ़ जाता है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, अब देखिए एक क्वेश्चन हमारा ग नंबर है, चौथे का ग, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। ठीक है, एक प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए प्रारंभिक सांद्रता 0.6 मोल लीटर इनवर्स से 0.4 मोल लीटर इनवर्स होने में 5 मिनट का समय लगता है। फिर कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता को 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय लगेगा। बहुत ही सुंदर ये क्या है, आपका सवाल है। ठीक है, यहाँ से आपको ध्यान में रखना है। देखिए यहाँ पर हमारे पास क्या समझना है, सबसे पहले हमें जानना है प्रथम कोटि की अभिक्रिया, कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आंसर डाल करके इसमें लिखना है, वह अभिक्रिया जिसकी जो रेट है, यानी दर एक अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात के समानुपाती होती है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहलाती है। जैसे एक यहाँ पर समीकरण है, तो यहाँ पर समीकरण है अभिकारक की सांद्रता की प्रथम घात है। अब देखिए ये जो हमारे पास ये अभिकारक है ना, ये अभिकारक है।
अभिकारक की सांद्रता, ये देखिए यहाँ पर अभिकारक की सांद्रता, जब आप N2O5 ये अभिकारक है, अगर आप ये कोष्टक लगा देंगे इसे सांद्रता बोलते हैं। अभिकारक की सांद्रता की घात कितनी है, 1 है कि नहीं है। यदि अभिकारक की सांद्रता की घात 1 है तो इसे हम क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ से हमारे पास और क्या है, सवाल में दिया था प्रारंभिक सांद्रता यहाँ पर दी थी हमारे पास, देखिए ए का मान दिया था 0.6 मोल लीटर इनवर्स से इतना हो गया। ठीक है, होने में तो ए माइनस एक्स का मान क्या हो जाएगा, 0.4 मोल लीटर इनवर्स हो जाएगा। समय भी था टी, 5 मिनट का समय लगा था, तो टी का मान कितना, 5 मिनट है। यदि कह रहा है प्रारंभिक सांद्रता को इतना होने में कितना समय लगेगा, प्रारंभिक सांद्रता ए का मान वही रहेगा लेकिन इतना होने में कितना समय लगेगा, इतना होने में ए माइनस एक्स का मान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर इससे इतना हो रहा था तो ए माइनस एक्स है। अब कह रहा अगर इतना हो जाए मतलब यही प्रारंभिक सांद्रता वही रहेगी लेकिन इतना होने में ए माइनस एक्स है 0.3 मोल लीटर इनवर्स होने में कितना समय लगेगा, टी का मान पूछ रहा है। यहाँ टी का मान दिया लेकिन यहाँ पूछ रहा है। ठीक है, तो देखिए कैसे लगाते हैं हम सवाल, आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर k बराबर होता है सूत्र हमारा प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक का जो व्यंजक होता है ये होता है k बराबर 2.303 बटे टी लॉग 10 बेस a बटे माइनस एक्स, ये होता है सूत्र। ठीक है, तो देखिए k का मान निकालना है सबसे पहले हमें, तो 2.303 टी का मान दिया था 5 मिनट, अभी आपने देखा है। लॉग 10 बेस ए का मान प्रारंभिक सांद्रता भी दी हुई थी 0.6, इतना जब हो गया है तो हमारा 0.4 इसका मान पहले दिया था एक तरफ का। ठीक है, जब आप इसे हल करोगे तो देखिए यहाँ पर ये कट जाएगा तो 3/2 आ जाएगा इतना हमारा। ठीक है, जब भाग लगाएंगे 1.5 आ जाएगा, 1.5 का मान होता है प्रिय विद्यार्थियों 0.176, ये आपको ध्यान में, ये बाकी ये कैलकुलेशन है आपको साधारण समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि आप इतना मान तो आपको आपके पास दिया ही है, आप रख दोगे, ये पॉइंट से पॉइंट कट जाएगा, 2 3 6 2 दूनी 4, ये आप हल कर लेंगे, भाग लगा देंगे 1.5 आ जाएगा, ये इतना वही रहेगा तैयार साइड में। ठीक है, जब इसका मान कितना होता है, इसका मान 1.5 का मान लॉग 1.5 का मान होता है, इतना होता है। ठीक है, अब यहाँ से k का मान हमारा निकल आया है, फिर वही सूत्र लगाएंगे k बराबर 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग 10 बेस a बटे माइनस एक्स, दोबारा आप वही सूत्र लगा देंगे क्योंकि टी का मान पूछ रहा है। देख के का मान तो हमने यहाँ पर निकाल लिया है, ये हमारा के का मान यहाँ पर है। ठीक है, वही है के का मान, ये पूरा पूरा रखा हुआ है बराबर 2.303 रहेगा। टी का मान हमें ज्ञात करने के लिए कह रहा है, टी का मान हम ज्ञात करेंगे लॉग 10 बेस ए का मान दिया था हमारे पास, प्रारंभिक सांद्रता वही रहेगी लेकिन ए माइनस एक्स जब 0.3 हो गई है तब समय पूछ रहा था कितना लगेगा, तो अब यहाँ पर 0.3 लेंगे इसका मान ए माइनस एक्स का। ठीक है, इस राइट साइड में, तो जब आप इसे हल करेंगे देखिए यहाँ से ये आपका कट जाएगा, ये आपका इतना ही बचेगा। ठीक है, 0.176 बचेगा बटे 5 बच जाएगा बराबर, यहाँ से ये कट गया हमारा तो 1/t यहाँ पर बचेगा लॉग 10 बेस है, ये कट जाएगा, 2 3 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 जब हो जाएगा तो 2 आ जाएगा यहाँ पर, ये आपको उतना ही रहेगा, इतना ही। लॉग 2 का मान होता है 0.3010 होता है। ठीक है, जब आप इसे यहाँ गुणा करा देंगे, इसे बटे में ले आएंगे तो ये हमारा जब भाग लगा देंगे आपका आंसर 8.55 आ जाएगा मिनट। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। इसके बाद और देखते हैं हम आगे के क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर आगे का जो क्वेश्चन ये भी अच्छे क्वेश्चन है। 4 का घ कह रहा है कारण सहित स्पष्ट कीजिए। पहला Fe2+ अपचायक है जबकि Mn2+ एक आक्सीय कारक है, समझाइए कह रहा है। तो आंसर में लिखना है क्योंकि Mn2+ में अर्धपूर्ण कक्ष 3D होती हैं, अर्धपूर्ण कक्षक 3D5 होती हैं, 3D5 होती हैं, ये आपको ध्यान में रखना है, 3D5 होती हैं जो कि Fe2+ की 3D6 कक्ष से अधिक स्थायी हैं। क्या है, जो कि इससे जो है ये अधिक स्थायी है। कौन, ये जो Mn2+ में अर्धपूर्ण कक्षक जो है 3D5 होती हैं, जो कि Fe2+ से की 3D6 कक्ष से अधिक स्थायी हैं, इसलिए Mn2+ यौगिक सरलता से Mn3+ में ऑक्सीकृत नहीं होता। क्या कारण है, कारण यही है कि अगर जो है Mn2+ यदि मान के चलो स्थायी हो गया, इससे ज़्यादा स्थायी है ये, अगर ये स्थायी हो गया है तो वो इसमें फिर नहीं जा पाएगा, इसमें ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगा। Mn2+ जो है Mn3+ में नहीं जा पाएगा। क्या कारण है, क्योंकि वो स्थायी हो चुका है। अगर कोई स्थायी हो चुका है तो फिर आगे नहीं बढ़ता है, ये ध्यान में रखना है। तो जो Mn2+ में अर्धपूर्ण कक्ष जो है 3D5 होती हैं, ये होता है, इसमें डी में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जो कि कह रहा है Fe2+ की
3D6 कक्ष से अधिक स्थायी है। कौन? ये, ठीक है, इससे ज़्यादा स्थायी है तो इसमें डी में 6 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये ज़्यादा स्थायी माना गया है। ठीक है, ये ज़्यादा स्थायी है, इससे ज़्यादा स्थायी, इसीलिए कहता है ये ज़्यादा अगर स्थायी है तो इसीलिए यह इसमें ऑक्सीकरण नहीं हो पाता है। यही तो साधारण सा इसका आंसर था। ठीक है, कि वो स्थायी है पहले से ही तो वो क्यों यहाँ पर जाएगा, क्यों भागेगा भाई? अगर मान के चलो वो डीएम बन गया तो क्या वो दरोगा बनने जाएगा? बिल्कुल नहीं जाएगा। ठीक है, तो वो पहले ही बन चुका है तो अब इसमें बिल्कुल नहीं जाएगा, राजगद्दी पा चुका है ये। ठीक है, अब देखिए दूसरा कहता है स्कैंडियम जिसका परमाणु क्रमांक है 21 है, एक संक्रमण तत्व है किंतु जेडन जिसका परमाणु क्रमांक है 30 नहीं है। कहता ये संक्रमण तत्व नहीं है जबकि यह है, तो क्या कारण है? आंसर में लिखना है स्कैंडियम के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या होता है कारण? कारण की क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। क्या है? अयुग्मित इलेक्ट्रॉन। स्कैंडियम के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, इसलिए स्कैंडियम एक क्या है? संक्रमण तत्व है, ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, जबकि जेडन के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं। सबके सभी के सभी क्या होते हैं? युग्मित हैं, अयुग्मित एक भी नहीं होते हैं, इसीलिए क्या होता है? जेडन संक्रमण तत्व नहीं है। बड़ा साधारण सा इसका आंसर था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर तीसरा क्या कह रहा है? संक्रमण धातुएं तथा उनके यौगिक उत्तम उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। क्या कारण है? बताना है। आंसर में लिखना है संक्रमण धातु जो होते हैं और उनके यौगिक जो होते हैं उत्प्रेरण क्रिया के लिए जाने जाते हैं। किस क्रिया के लिए जाने जाते हैं? उत्प्रेरण क्रिया के लिए जाने जाते हैं। किस कारण? यह गुण जो है विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं के कारण ही होता है, क्योंकि अलग अलग जो तत्व होते हैं वो अलग अलग प्रकार की ऑक्सीकरण अवस्था दिखाते हैं। लेकिन ध्यान में रखना सबसे ज्यादा ऑक्सीकरण अवस्था किसकी है? Mn की। किसकी होती है? Mn की +7। ये आपको ध्यान में रखना है। जबकि एक ऐसा संक्रमण तत्व है स्कैंडियम जो परिवर्तनीय संयोजकता या ऑक्सीकरण संख्या नहीं दिखाता। यह भी आपको ध्यान में रखना, 1 नंबर का पूछा जाता है। तो क्या कारण है संक्रमण धातु उत्प्रेरक का कार्य करती हैं? कारण यह है कि उनकी विभिन्न ऑक्सीकरण अवस्थाएं होती हैं, अलग अलग। कोई 2 करता है 100 तो कोई 3 करता है तो कोई 4 तो कोई 5। ठीक है, बदल बदल के करते हैं। यही कारण है कि वो उत्तम उत्प्रेरक का काम करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का पहला क्वेश्चन है, कॉपर HCl में नहीं घुलता है। कॉपर जो है HCl में नहीं घुलता है, क्यों? तो देखिए आंसर क्या है? तांबे की प्रतिक्रियाशीलता जो होती है, तांबा यानी कॉपर, ठीक है, तांबे की प्रतिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम होती है। क्या होती है? इससे कम होती है। अब प्रतिक्रियाशीलता यानी अभिक्रियाशीलता, इसीलिए यह हाइड्रोजन की जगह नहीं ले सकता। इसीलिए क्या होता है? यह हाइड्रोजन की जगह नहीं ले सकता, यानी विस्थापित करके इसे इसकी जगह नहीं ले सकता यह, क्योंकि ये कम क्रियाशील है, ये ज़्यादा है। ठीक है, यह जो इसे नहीं हटा सकता, ये ज़्यादा ताकतवर है, ये कम है, तो जगह नहीं ले सकता। कौन? यह कॉपर हाइड्रोजन की जगह बिल्कुल नहीं ले सकता। और HCl के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है, HCl के साथ प्रतिक्रिया भी नहीं करता है, कोई क्रिया नहीं करता है। कॉपर प्लस HCl नो रिएक्शन, एक भी रिएक्शन नहीं होती है। यही कारण है वो HCl में नहीं घुलता। कौन? कॉपर, क्योंकि प्रतिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से कम होती है। ठीक है, अब देखिए दूसरा है, क्या आप जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन रख सकते हैं? कारण सहित समझाइए, रख सकते हैं कि नहीं? तो देखिए आपको आंसर में लिखना है, जिंक के पात्र में कॉपर सल्फेट का विलयन नहीं रख सकते हैं। क्यों नहीं रख सकते हैं? क्योंकि जिंक कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को क्या कर देता है? विस्थापित कर देता है, यानी उसकी जगह से हटा देता है। यही कारण है कि आप नहीं रख सकते हैं। यदि आप रखोगे तो चेंज हो जाएगा कलर। ठीक है, तो देखिए Zn प्लस कॉपर सल्फेट इसे विस्थापित कर देगा, इसका स्थान खुद ले लेगा, तो ZnSO4 प्लस Cu बन जाएगा। ये हमारी रिएक्शन हो गई। ठीक है, ये रिएक्शन करता है, इसीलिए हम नहीं रख सकते। अगर रिएक्शन करता है तो जिससे रिएक्शन ना करे उसी में रख सकते हैं कॉपर सल्फेट का विलयन, जिस धातु रिएक्शन ना हो। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम, ये बड़ा ही सुंदर क्वेश्चन आ चुका है हमारा। देखिए यहाँ पर ख नंबर कह रहा है, सक्रियण ऊर्जा क्या है? सक्रियण ऊर्जा क्या है? 600 केल्विन ताप पर एथिल आयोडाइड के निम्नलिखित अभिक्रिया द्वारा अपघटन में प्रथम कोटि वेग स्थिरांक, ये एक वेग स्थिरांक का मान है प्रथम कोटि के 1.60 गुणे 10⁻⁻5 सेकेंड इनवर्स है। इस अभिक्रिया की सक्रियण ऊर्जा
इतनी दी है 209 किलो जूल प्रति मोल, ठीक है, किलो जूल प्रति मोल है। 700 केल्विन ताप पर वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, ये समीकरण भी दिया है, ठीक है। सबसे पहले हमें जानना सक्रिय ऊर्जा है क्या। आंसर में लिखना है सक्रिय ऊर्जा, सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी, लिखना वह ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया में, वह ऊर्जा जो किसी अभिक्रिया में अणु को सक्रिय करने के लिए यानी एक्टिव करने के लिए क्या होती है, आवश्यक होती है, महत्वपूर्ण होती है, बहुत ही, ठीक है, इंपॉर्टेंट, सक्रिय ऊर्जा कहलाती है। किसे एक्टिव करने के लिए, अणु को, अब क्रिया में जो अणु भाग लेते हैं उन अणुओं को क्या करने के लिए, सक्रिय करने के लिए, एक्टिव करने के लिए, उनको सावधान करने के लिए, उनको जो ऊर्जा हमें चाहिए उसे ही हम बोलते हैं सक्रियण ऊर्जा। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, ई ए से प्रदर्शित करते हैं, ई ए से, ठीक है, इसे दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या, ये जो ताप दिया हुआ है 600 केल्विन, ये T1 का मान है, ये 700 केल्विन जो दिया है ये T2 का मान है। ईए का मान यहाँ पर दिया है, सक्रियण ऊर्जा ये देख सकते हैं यहाँ पर, ये सक्रियण ऊर्जा यहाँ पर हमारा दिया है, इतना दिया है 209 किलो जूल प्रति केल्विन। जब इसे आप जूल में चेंज करेंगे केवल तो 10 के पावर 3 आ जाएगी, इसकी जगह क्या आ जाएगा, 10 के पावर 3 आ जाएगा, जूल प्रति मोल आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर यही मान आप रखेंगे, ये हमारे पास जो मान दिया है ये वेग स्थिरांक है, K1 का मान यहाँ पर दिया है, और वेग स्थिरांक की गणना कीजिए, इस ताप पर वेग स्थिरांक की गणना करना है, K2 का मान हमें ज्ञात करना है। तो आपको सूत्र याद रखना है बहुत ही अच्छा सा। तो देखिए यहाँ पर सूत्र क्या है, बस आपको जो है सूत्र ही आपके लिए मेन है। सूत्र क्या होता है, log 10 बेस K2 बटे K1 बराबर ये बटे 2.303 R कोसम T2 माइनस T1 डिवाइडेड बाई T1 इंटू T2, ये होता है सूत्र, ठीक है। अब देखिए जब आप यहाँ पर रख देंगे मान, यहाँ पर क्या होता है m log m बटे n का फॉर्मूला क्या होता है m माइनस n, ठीक है, log m माइनस log n, यही तो होता है m बटे n का फॉर्मूला। तो यहाँ पर आ जाएगा, ये वही था उसी प्रकार रहेगा, ये भी उसी प्रकार हमारा, जब यहाँ पर आप इसका मान रख दोगे ये हमारा उसी प्रकार रहेगा, यहाँ पर आप मान रख दोगे K1 का, ये इसका भी मान आप रख देंगे, ई ए का यहाँ पर ये हमारा है, ठीक है। R का मान आपको याद करना पड़ेगा, R का मान कितना होता है 8.314 होता है, R का मान आपको याद करके जाना भी है। T2 का मान हमारा 700 है, T1 का मान 600 है, बाकी उसी प्रकार आपको रख देना है, ठीक है। जब आप यहाँ से हल करेंगे आपका आंसर इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इसे आप हल करने के बाद इतना पा जाओगे। यहाँ पर इसका मान कितना होता है आपको ध्यान में रखना है, log 10 बस 1.60 गुणे 10 के पावर माइनस 5 का मान होता है इसका, माइनस का 4.795, इसका मान कितना होता है, इसका मान ध्यान में रखना है आपको, इतना होता है, ठीक है। ये माइनस का 4.795 होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जब आप उसे बराबर को वहाँ भेजेंगे। जब आप इसे हल करेंगे ना, जब आप इसे हल करेंगे तो हल करने के बाद आपका आंसर कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, log 10 बेस K2 का मान कितना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। आप इसे पूरा हल करेंगे, ठीक है, गुणा भाग ही करना है आपको, ज़्यादा कुछ नहीं करना। इसे आप इसे हल करेंगे, फिर यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, जब आप इसे यहाँ फेंक देंगे तो घटा देंगे, इसे हल करने के बाद जितना भी आएगा इतने को घटा देंगे, जब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो कितना घटाएंगे, 4.795 को आप यहाँ ला के घटा देंगे तो इतना आपका मान निकल कर आ जाएगा, ठीक है। यदि एंटी लॉग लेना तो एंटी लॉग लेंगे तो हमारा आंसर इतना आ जाएगा, कोई ज़रूरी नहीं होता एंटी लॉग लेना, आप अगर इतने में ही आंसर लिख देते हैं तो कोई गलत नहीं कर सकता, क्योंकि एंटी लॉग लेने के वैल्यू हमें याद होना चाहिए, इसलिए कोई ज़रूरी नहीं है एंटी लॉग लेना, ठीक है। आपका इतना ही आंसर है, लेकिन आपको पता है तो आप एंटी लॉग भी ले सकते हैं। इसके बाद देखते हैं हम और आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, 5 का गा का पहला कह रहा है कोष्टक में निकिल H2O का होल ऑफ 6 2+ का विलयन हरा है, जबकि निकिल CN का होल 4 कोष्टक बंद 2- का विलयन रंगहीन है, समझाइए क्यों। सबसे पहले हमें इसके बारे में जानना है। देखिए इसमें क्या है, जब इसमें यानी ये जो हमारे पास कंपाउंड दिया है इसमें Ni2+, इसकी सबसे पहले क्या निकालेंगे, निकिल की केंद्रीय धातु परमाणु की ऑक्सीकरण संख्या, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आएगी, 2+ निकल के आएगी, आप निकाल सकते हैं। जो H2O होता है उदासीन होता है, तो निकिल 2+ ही तो बचा, निकिल 2+ ही बचा ना, इसके 0 होती उदासीन की, निकिल 2+ बचा। जब आप निकिल 2+ का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आर्गन तक 18 इलेक्ट्रॉन हमारे भर जाएंगे, फिर क्या होता है 4s2
फिर 3D में नंबर लगता है, तो 4s2 हो जाएगा। लेकिन टू टू क्या है यहाँ पर, जीरो क्यों लगा दिया गया, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। 2+ का मतलब होता है दो इलेक्ट्रॉन निकल चुके हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले निकाला कहाँ से जाता है, बड़े नंबर से निकाला जाता है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। तो 4s 0 हो जाएगा, और आठ 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 इलेक्ट्रॉन जो बचेंगे वो डी में भर दिए जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर हमारे ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है क्या, इसका निकिल 2+ का। अब देखिए यहाँ पर जब आप डी के सबसे पहले 5 कक्षक बना लेंगे, एस का 1, पी के 3 बना लेंगे, तो देखिए जो हमारे पास H2O है, जो 6 H2O है, ये दुर्बल लिगेंड है। ये कैसे लिगेंड है, दुर्बल लिगेंड है। तो जो दुर्बल लिगेंड होते हैं वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रखना है। तो निकिल के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए ये कैसा है, हरा है। यदि अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है तो हरा है, यानी रंगीन है। अब देखिए, तो यहाँ पर अगर आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे, यहाँ भी इसकी ऑक्सीकरण संख्या निकल की 2 ही निकल के आएगी, क्योंकि साइनाइड की होती है -1, 4 माइनस का हो जाएंगे, बराबर के उस तरफ भेजेंगे तो प्लस के 4 पहुँच जाएगा ना। प्लस के 4 जब हो जाएंगे तो माइनस के 2 घट जाएंगे, क्योंकि ऑक्सीकरण संख्या जब निकालते हैं तो जो चार्ज होता है, पावर ऊपर जो लगा होता है वो बराबर के वहीं रखा जाता है। तो 4 में 2 घट जाएंगे, 2 ही आएगा हमारा। आप निकालना सीख भी लिया होगा पहले भी, कहाँ, घेरा में, ठीक है, ऑक्सीकरण संख्या। तो निकल की कितनी निकल के आएगी, 2 निकल के आएगी। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो वही रहेगा ऐसे ही, ठीक है। तो देखिए ये आपको पहले तो उसी प्रकार बना लेना, इसी की जैसे। लेकिन ये कैसा लिगेंड है, ये प्रबल लिगेंड होता है। ये दुर्बल लिगेंड है, यह प्रबल लिगेंड है। अगर प्रबल लिगेंड है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों को युग्मित कर देता है, मेरे भाई ध्यान में रखना है। तो ये अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है ना, ये दो, तो यहाँ पर इनको क्या कर देगा, युग्मित कर देगा साइनाइड, ठीक है। तो जब युग्मित हो जाएंगे, ये भी जोड़े में हो जाएंगे, तो ये जगह खाली बच जाएगी, तो इसकी जगह कौन आ जाएगा, साइनाइड आ जाएंगे। 4 साइनाइड है ना, एक यहाँ पर बैठ जाएगा और एक यहाँ पर बैठ जाएगा, 2 यहाँ पर बैठ जाएंगे। तो निकिल के यहाँ पर डी कक्षक जो दिखाई दे रहा है, सभी के सभी कैसे इलेक्ट्रॉन है, इसमें युग्मित है, इसीलिए कैसा है, ये रंगहीन है, ठीक है। तो निकिल के डी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए यह रंगहीन है। कैसा, रंगहीन, कलरलेस, यानी सफेद है। इसके बाद देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए इसी का दूसरा कह रहा है, क्रोमियम H3 का होल ऑफ 6 3+ अनुचुंबकीय है, जबकि निकिल Cn का होल 4 2- प्रतिचुंबकीय, समझाइए क्यों। तो देखिए यहाँ पर आंसर में सब क्रोमियम की ऑक्सीकरण संख्या जब आप निकालेंगे तो कितनी निकल के आएगी, 3 निकल के आएगी। प्लस की कितनी निकल के आएगी, प्लस की 3 निकल के आएगी, क्योंकि अमोनिया उदासीन होता है तो ये तो 0 हो जाएगा, तो Cr3+ ही तो बचेगा। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे तो आर्गन यहाँ पर 4s 0 हो जाएगा, 3d 3, क्योंकि s में एक इलेक्ट्रॉन होता है, क्रोमियम में क्रोमियम अपवाद होता है, s में एक इलेक्ट्रॉन भरा जाता है। और बाकी जो इलेक्ट्रॉन बचेंगे 5, तो 5 बचेंगे, 24 होता है परमाणु क्रमांक है, तो 18 तो यहाँ भर चुके हैं, एक इसमें भर दोगे तो कितने हो जाएंगे, 19, और 5 यहाँ पर भरोगे तो 19 5 24 है। लेकिन 3 इलेक्ट्रॉन हमें निकालना भी तो है, तो एक यहाँ से निकालेंगे, 2 यहाँ से निकाल देंगे, तो 3 ही तो बचेगा इसमें, ठीक है। तो ये कैसा है, ये अमोनिया जो ये दुर्बल लिगैंड है। अगर दुर्बल लिगैंड है तो इलेक्ट्रॉनों को युग्मित नहीं कर पाएगा। डी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3, तो 3 उसी प्रकार आप भर देंगे, ये जगह खाली रह जाएगी। इनकी जगह कौन बैठ जाएगा, अमोनिया को आप लिख सकते हैं यहाँ पर, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, और एक यहाँ, और यहाँ भी आप लिख सकते हैं। 6 अमोनिया है तो 6 जगह बैठ जाएंगे, आपको रखना है तो रख सकते हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं होती। तो देखिए अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, तो क्रोमियम के डी कक्षक में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसलिए यह अनुचुंबकीय। यदि अनुचुंबकीय है तो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहेगा, यह निकिल से अभी तो अभी हमने देखा है यहाँ पर कि जो है निकिल का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास तो यही है ना, यही है, क्योंकि अभी हमने देखा जब इतना निकल के आ जाएगा तो ये कैसा लिगैंड है, प्रबल लिगैंड। अगर प्रबल लिगैंड है तो अभी हमने देखा है कि ये क्या कर देंगे, प्रबल लिगैंड जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है इनको क्या कर देंगे, युग्मित कर देंगे। तो निकिल के डी कक्षक में युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए कैसा है, प्रतिचुंबकीय है, ठीक है। ये कैसा है, प्रतिचुंबकीय, और ये कैसा, रंगहीन है। कैसा, ये रंगहीन है, ये प्रतिचुंबकीय, ये ध्यान में रखना है। इसके बाद ये हमारा एक छोटा सा क्वेश्चन है, क्या कर रहा है, घ नंबर, फ्रक्टोस का संरचना सूत्र लिखिए। फिर कह रहा है ग्लूकोज के 3 रासायनिक गुणों के रासायनिक समीकरण लिखिए। तो देखते हैं फ्रक्टोस की संरचना और ग्लूकोज के रासायनिक गुण।
देखिए प्रिय विद्यार्थियों, आंसर फ्रक्टोज की संरचना ये है। फ्रक्टोज की संरचना ध्यान में रखना है। CH2OH, फिर C डबल बॉन्ड O है, फिर CHOH का होल थ्राइज, फिर CH2OH। ये संरचना है किसकी? फ्रक्टोज की। ये आपको ध्यान में रखना है। फिर इसके बाद ग्लूकोज के रासायनिक गुण हमें जानना है। तो ग्लूकोज के रासायनिक गुण में पहला गुण क्या है? HCN से क्रिया, हाइड्रोजन साइनाइड से क्रिया कराएंगे। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर होता है। CHOH का होल फोर CH2OH। किससे क्रिया कराना? HCN से। HCN से क्रिया कराएंगे तो साइनाइड कार्बन के पास जाएगा, HOH के पास जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा ऐसा कंपाउंड। ठीक है, देखिए ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन नाम क्या है इसका? इसका नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। H प्लस कहाँ जाएगा? OH के पास, नहीं सॉरी, OH O के पास, H प्लस O के पास तो OH बना देगा, साइनाइड कार्बन के पास तो ये CN बन जाएगा। ठीक है, नाम है ग्लूकोज साइनोहाइड्रिन। इसके बाद दूसरा रासायनिक गुण क्या है? PCl5 से क्रिया। तो देखिए PCl5 से क्रिया कराना, ये ग्लूकोज के स्ट्रक्चर ऐसे बना देना है। PCl5 ये है। जब आप क्रिया कराएंगे तो जहाँ जहाँ OH है वहाँ क्या लग जाएगा? Cl लग जाएगा। तो जहाँ OH है यहाँ भी Cl, यहाँ OH है यहाँ भी Cl लग जाएगा, और ये हमारा उसी प्रकार रहेगा। PCl5 से जब भी क्रिया कराओगे तो POCl3 प्लस HCl निकल जाएगा। ये हमारा, इसका नाम क्या हो जाएगा? पेंटाक्लोरोग्लूकोज। क्या नाम हो जाएगा इसका? 4 क्लोरो है ना, नहीं सॉरी, यहाँ पर 4, यहाँ 5, यहाँ 4 है, 1 5 है, 4 और 1 5 तो पेंटाक्लोरो। पूरा किसका सूत्र होगा? ग्लूकोज का हो गया। ठीक है, ये हमारा इसका सूत्र हो गया। इसके बाद और हमारे पास है तीसरा नंबर है टालेन अभिकर्मक से क्रिया। हम टालेन अभिकर्मक से क्रिया करा देंगे, ये ग्लूकोज का सूत्र हो गया। टालेन अभिकर्मक Ag2O जिसे हम बोलते हैं। Ag2O को आप साथ क्रिया कराएंगे, या सामने वाले क्या कराएगा? ऑक्सीकरण कराएगा, तो COOH में चेंज हो जाएगा, CHO समूह COOH में चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब बाकी वो हमारा उसी प्रकार रहेगा। यहाँ पर Ag बन जाएगा, ये चांदी बन जाएगी। यही क्या है? रजत दर्पण है। ये हमारा नाम क्या है? ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोनिक अम्ल। क्या नाम इसका? ग्लूकोनिक एसिड या ग्लूकोनिक अम्ल नाम है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये रहे हमारे पूरे के पूरे क्वेश्चन। ठीक है, इसके बाद मैं लेकर के आऊँगा प्रिय विद्यार्थियों, आपके साथ आऊँगा पार्ट नंबर 3 लेकर के। पार्ट नंबर 3 में मैं पूरा का पूरा ये सेट समाप्त कर दूंगा। इसके बाद बहुत ही जल्द लेकर के आऊँगा सेट नंबर 2। ठीक है, पार्ट नंबर 3 जब हमारा समाप्त हो जाएगा फिर हम चालू करेंगे सेट नंबर 2, यही रसायन विज्ञान का। ठीक है, तो अगर ये हमारा पूरा वीडियो आपको समझ में आ गया हो तो कृपया करके हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके ज़रूर से ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलते हैं, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।